दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। तो आ चुके हैं आज आपके लिए एक नया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जो कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में हर साल यानी कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है। हम आज बात करने वाले हैं मानव जननतंत्र की, जो यूपी बोर्ड में क्लास 10, 12 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन से लॉन्ग यानी एक क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, या इससे छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो क्लास 10 की बात करें यानी कक्षा 10 की बात करें, चाहे 12 की बात करें। इन सभी के लिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो आज हम इसको बेहतर तरीके से जानेंगे और हर एक क्वेश्चन इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे और उसी से इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन इसका पूरा हल करेंगे। जितने भी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम निकाल कर लिखेंगे और उन्हें हम याद करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने मैंने पहले बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन या 70-90 क्वेश्चन टॉपिक क्लास 12 के बता दिए हैं, और साइंस का भी मैंने हाई स्कूल की साइंस के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन या आई बटन में उसका लिंक है, उन्हें जाकर जरूर देखें। हम अब यूपी बोर्ड की बेहतर तैयारी करने वाले हैं और आपके लिए हम कराएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मानव जनन तंत्र। आज का क्वेश्चन अपना क्या है, मानव जनन तंत्र, और मानव जनन तंत्र के बारे में जानते हैं। तो मानव जनन तंत्र होता क्या है, इसके विभिन्न भाग बताने के। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं मानव जनन तंत्र यानी नर जनन तंत्र के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र बना है, इसको आपको बनाना बिना देखे बनाना आना चाहिए, ठीक है। इसको आप बनाना सीखेंगे, फिर आप देखेंगे कि नर जनन तंत्र होता क्या है। तो देखिए क्या होता है कि नर जनन तंत्र शरीर की श्रोणि क्षेत्र यानी पेल्विस रीजन के में स्थित होता है, यानी नीचे वाले भाग में स्थित होता है। फिर देखेंगे इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो नर जनन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं इसे 3 भागों में बांटा गया है, यानी नर जनन तंत्र कितने भागों में बटा है, 3 भागों में। तो पहला है प्राथमिक जनन अंग। अब बात करेंगे प्राथमिक जनन अंग, ये भी कितने, देखिए प्राथमिक जनन अंग कौन सा है, वृषण, ये भी क्या है, वृषण। दूसरा है सहायक जनन अंग और तीसरा है सहायक जनन ग्रंथियां। 3 भागों में बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं कि प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है, वृषण। प्राथमिक जनन अंग कौन सा है, वृषण। और सहायक जनन अंग कौन कौन से हैं, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्रमार्ग और श्वसन, ये इसके अंग हैं। किसके, सहायक अंग, नर जनन तंत्र के सहायक अंग। और प्राथमिक अंग कौन सा है, वृषण है, ठीक है। तो याद रहेगा कि नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग कौन सा होता है, वृषण होता है। फिर सहायक जनन अंग के नाम बताने के लिए बोले तो आप कह लेंगे शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्रमार्ग और श्वसन, इसके सहायक अंग होते हैं। अब बात की जाए सहायक जनन ग्रंथियां, तो जनन ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, प्रोस्टेट ग्रंथियां, काउपर्स ग्रंथियां और पेरिनियल ग्रंथियां। अगर बात किया केवल ऐसी बात केवल नर में पाई जाने वाली या ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, तो प्रोस्टेट, काउपर्स और पेरिनियल ग्रंथियां। प्रोस्टेट ग्रंथियां भी कई बार ऑप्शन में आता है, तो क्या लिखेंगे अपन, प्रोस्टेट ग्रंथियां, काउपर्स और पेरिनियल ग्रंथियां। इन सब के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम प्राथमिक अंग के बारे में जानेंगे, यानी वृषण के बारे में हम जानेंगे। फिर सहायक जनन अंग के बारे में शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहिकाएं, शुक्राशय, मूत्रमार्ग और श्वसन, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम अब स्टार्ट करने वाले हैं वृषण क्या होते हैं। वृषण के बारे में हम एक एक क्वेश्चन आपको निकाल कर बताएंगे, और आप देख सकते हैं कि वृषण कहाँ पर स्थित है, अब हम बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलिए तो आइए हम जानते हैं प्राथमिक जनन अंग। और हमारा प्राथमिक जनन अंग हमने पढ़ा है क्या होता है, वृषण होता है। यानी नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग क्या होता है, वृषण होता है। वृषण के यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सबको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है। आप एक एक करके, यानी इसमें हमने क्या बताया, हमें शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें करने हैं,
तो हम शॉर्ट क्वेश्चन को देखकर यहाँ पर हम जितने भी हमने पॉइंट में लिखा है इसे, और आप अगर लॉन्ग लिखेंगे तो इसे डिटेल में आप लिखेंगे, एक साइड से पॉइंट में ना लिखेंगे। हमने शॉर्ट क्वेश्चन निकालने के लिए इसे हमने पॉइंट बाई पॉइंट में लिखा है। तो आइए हम देखते हैं वृषण क्या है। तो हमने देखा वृषण कहाँ स्थित होता है। देखिए पहला, शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर, कहाँ पर, शरीर के से बाहर कहाँ होता है, बाहर एक थैली यानी धानी में स्थित होता है, जिसे वृषण कोश कहते हैं। यानी कहाँ होता है, वृषण खोल में एक स्थित होता है और उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। यानी ठीक है, क्या होता है, स्थित होता है, जिसे क्या बोलते हैं, वृषण कोश। यानी आपसे पूछा गया वृषण कोश क्या होता है, तो उदर गुहा के नीचे स्थित क्या होता है, एक बाहरी आवरण होता है, यानी जिसमें वृषण उपस्थित होता है, उसे वृषण खोल या वृषण कोश कहते हैं। फिर बात की जाए, दूसरा पॉइंट है कि वृषण लगभग 4 से 5 सेमी, यानी वृषण जो वृषण होता है वो कितना, 4 से 5 सेमी लंबा और 2.5 सेमी चौड़ा, और वह 3 सेमी मोटा होता है। कितना, वृषण कितना होता है, लगभग 4 से 5 सेमी लंबा, 2 से 5 सेमी चौड़ा और 3 सेमी मोटा होता है, वृषण की बात की जाए। फिर देखिए अगला पॉइंट है कि वृषण कोश का तापमान, यानी वृषण कोश का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना, 2 से 3 या 5 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर शुक्राणु का निर्माण होता है। बात मतलब शरीर का तापमान, एक स्वस्थ यानी मनुष्य का तापमान ज़्यादा होता है, यानी एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान अधिक उच्च होता है। और अगर तापमान, शरीर के तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता, क्योंकि शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं, शुक्राणुओं को ठंडे यानी कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो देख सकते हैं कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो कितना तापमान चाहिए, तो आप देख सकते हैं जैसे वृषण कोश बाहर, यानी वृषण कहाँ स्थित है, बाहर, यानी वृषण खोल में, यानी उदर गुहा से नीचे, तो वहाँ पर उसका तापमान क्या होता है, कम होता है, यानी ठंडा बना रहता है, जिससे शुक्राणुओं का निर्माण आसानी से हो जाता है। ठीक है, वृषण खोल में शुक्राणुओं का निर्माण आसानी से हो जाता है। क्यों, वहाँ पर तापमान क्या होता है, कम, कितना, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जहाँ पर शुक्राणु का निर्माण आसानी से हो जाता है। और उदर गुहा में उसका यानी शरीर के तापमान पर उसका निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि वे नष्ट हो जाएंगे, ठीक है, कम तापमान की। फिर बात की जाए तीसरा, चौथा पॉइंट कि वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं से बने होते हैं। किसके, वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं, जो शुक्र जनन नलिकाएं कहलाती हैं। क्या होते हैं, अनेक, जो क्या होते हैं, शुक्र जनन नलिकाएं। देखते हैं शुक्रवाहिनियाँ शुक्र जनन नलिकाएं आती हैं, इनसे अनेक कुंडली, जैसे कहते हैं अनेक कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। फिर बात की जाए पॉइंट नंबर 5 की, तो शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्र जनन नलिकाओं में, देखिए यहाँ पर आया है, और शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ध्यान रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्र जननी वृषण के अंदर, वृषण यानी वृषण कोश में शुक्र जनन नलिकाओं, कहाँ पर, शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट होगा, शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ गया विकल्प में, तो कहाँ होता है, शुक्र जनन नलिकाओं में। फिर बात की जाए अगला पॉइंट, तो अवलंबन कोशिकाएं, यानी जी कहाँ स्थित होती हैं, कहाँ होती हैं, नहीं शुक्र नलिकाओं में या वृषण कोश में स्थित है अवलंबन कोशिकाएं, या इस जगह सर्टोली कोशिकाएं, इस शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। यानी क्या करती हैं, शुक्राणु कोशिकाओं क्या करती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें पोषण, तो शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण कौन प्रदान करता है, तो सर्टोली कोशिकाएं या अवलंबन कोशिकाएं करती हैं। फिर बात की जाए अगला पॉइंट कि प्रत्येक वृषण में 250 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, प्रत्येक वृषण में 250 कक्षक होते हैं, 250, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वृषण पालिका कहते हैं, जिन्हें हम वृषण पालिका कहते हैं। फिर बात की जाए पॉइंट नंबर 8 की, तो नलिकाओं के बीचों बीच एक लेडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जहां पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। तो कहाँ पर स्थित होता है, कहाँ से स्रावित होता है, वृषण की बात की जाए, हम वृषण की बात कर रहे हैं, और कौन सी कोशिकाओं से, तो लीडिंग, वृषण की लीडिंग कोशिकाओं में उपस्थित, यानी कहाँ पर, नलिकाओं, जो शुक्र नलिकाएं होती हैं, वाहिनियाँ होती हैं, उनके बीचों बीच में एक लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, जहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होता है। अब बात की जाए कि वृषण, मनुष्य के वृषण से यानी मनुष्य से स्रावित हार्मोन्स का नाम तो पूछा जाए तो टेस्टोस्टेरोन, याद कर लीजिए कौन सा होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स स्रावित करते हैं।
ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पॉइंट। पहले वृषण प्राथमिक अंग की बात हो गई, तो इन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, एक एक पॉइंट याद कर लीजिए। अगर लॉन्ग की बात करें तो अपन कैसे लिख देंगे, पूरा डिटेल में लिख देंगे। अगर शॉर्ट की बात करें तो इनमें जितने भी आपको क्वेश्चन लग रहे हो, जो भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लिखिए कि वृषण के लिए तापमान कितना तापमान चाहिए, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। ये जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं सहायक जनन अंग के बारे में। आइए तो अब देखते हैं हम सहायक जनन अंग, सहायक जनन अंग के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए सहायक जनन अंग हमने पढ़ चुके हैं, यानी बता चुके हैं कौन कौन सी होती हैं। तो सहायक, अब सबसे पहले देखेंगे हम शुक्र वाहिकाएं। तो शुक्र वाहिकाओं को हम जानेंगे। तो शुक्र वाहिकाएं यानी शुक्र वाहिनी जो भी होती हैं, देखो ये वृषण से निकलने वाली पतली नलिकाएं होती हैं जो कुंडलित होकर अधिवृषण बनाती हैं। देखिए जो वृषण से, यानी जो क्या है, वृषण से निकलने वाली जो कुंडलित होकर क्या बनाती हैं, इसके अंदर क्या होता है वृषण, और जो कुंडलित होकर क्या बनाती हैं, कौन सा, एपिडिडाइमिस, यानी एपिडिडाइमिस को क्या बोलते हैं, अधिवृषण, एपिडिडाइमिस बनाती हैं। तो ऐसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि वृषण कोश से निकलने वाली पतली नलिकाएं होती हैं जो कुंडलित होकर अधिवृषण बनाती हैं। क्या बनाती हैं, अधिवृषण। रट लीजिए, एक नलिकाएं होती हैं जो कुंडलित होकर अधिवृषण का निर्माण करती हैं, बस। फिर देखेंगे अधिवृषण क्या होता है। तो हमने बताया एपिडिडाइमिस कैसा होता है, कैसे बनता है, शुक्र वाहिकाओं से मिलकर इसकी रचना होती है। यानी कौन सा कौन निर्माण करता है, तो शुक्र वाहिका इनका निर्माण करता है। देखेंगे क्या देंगे कि ये लगभग कितने मीटर, 6 मीटर लंबी, कितनी मीटर लंबी होती है, 6 मीटर लंबी होती हैं। एपिडिडाइमिस देख सकते हैं, अभी बनाया हमने, ये एपिडिडाइमिस है। तो 6 मीटर लंबी, ये लंबी पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं होती हैं। कैसी, कुंडलित नलिकाएं होती हैं। फिर बात की जाए तो जो वृषण के अग्र एवं पश्च तथा भीतरी भाग को ढकने में सहायक होती हैं, जो वृषण के अग्र, पश्च और भीतरी भाग को ढकने में सहायक होती हैं। याद करते जाइए कि कितने 6 मीटर लंबी पतली नलिकाएं होती हैं, अतः और जो कुंडलित नलिकाएं होती हैं जो वृषण के अग्र, पश्च तथा भीतरी भाग को ढकने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। फिर बात की जाए दूसरे पॉइंट पर, तो यह कुंडलित होकर लगभग 4 सेमी लंबी चपटी या एवं कोमा के आकार की संरचना बना लेती हैं। कैसे, कुंडलित होकर चपटी, यह कुंडलित होकर 4 सेमी लंबी चपटी और कोमा के आकार की संरचना बना लेते हैं। यानी कैसी, ऐसी संरचना बना लेते हैं, या कोमा के आकार की संरचना बना लेती हैं। फिर बात की जाए कि एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण में शुक्राणु का संग्रहण होता है। संग्रहण व परिपक्वन होता है, संग्रहण या परिपक्वन होता है इसका। और बात की जाए तो इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होती है, 3। शीर्ष एपिडिडाइमिस और मुख्य मध्य, यानी मध्य एपिडिडाइमिस और पुच्छ एपिडिडाइमिस, यानी शीर्ष अधिवृषण, मध्य अधिवृषण और पुच्छ अधिवृषण होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए तो हम दूसरे और भाग देखते हैं जो भी हैं सहायक जनन अंग के बारे में। तो आइए देखते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं हम और सहायक जनन अंग के। तो चलिए देखते हैं। अब अगला सहायक जनन अंग है हमारा शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या होती है, शुक्रवाहिनी के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए ये अधिवृषण से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, अधिवृषण से निकलती हैं तथा मूत्र मार्ग के चारों ओर फैलता है। यानी मूत्र मार्ग देख सकते हैं आप, ये मूत्राशय होता है और मूत्र वाहिनियाँ, और ये क्या होता है, पूरा मूत्र मार्ग, जो मूत्र मार्ग है उसके चारों ओर फैलकर किसका निर्माण करती है, शुक्राशय, यानी शुक्राशय का निर्माण करती हैं। यानी क्या बनाती है, शुक्राशय बनाती हैं। देख सकते हैं आप, किसका निर्माण, शुक्राशय का, यानी किसके चारों ओर फैलकर, मूत्र मार्ग के चारों ओर फैलकर शुक्राशय का निर्माण करती हैं। तो ये शुक्राशय और इसका निर्माण करती हैं। फिर दूसरी बात की जाए, मूत्र मार्ग में अधर भाग में खुलती है। कहाँ खुलती है, मूत्र मार्ग के अधर भाग में खुलती हैं, मूत्र भाग के अधर भाग में खुलती हैं। फिर बात की जाए तो यह शुक्राणुओं का संग्रहण तथा परिवहन करती हैं। ये शुक्राणुओं का संग्रहण यानी ग्रहण और परिवहन यानी छोड़ना करती हैं। ठीक है। फिर अगला पॉइंट बनता है हमारा शुक्राशय क्या होता है। शुक्राशय तो यह एक द्विपालिक थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना है। क्या है, द्विपालिक थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना है। इससे एक चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो वीर्य का मुख्य भाग होता है। इससे एक द्रव यानी
कैसा चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो वीर्य का मुख्य भाग होता है। तो ध्यान रखेंगे कि ये कैसी है, द्विपालित थैलीनुमा संरचना ग्रंथिल संरचना है। इससे चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो वीर्य के मुख्य भाग बनाता है, जो वीर्य का मुख्य भाग बनाता है। ठीक है, फिर देखिए अगला है मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग होता क्या है, तो देखिए मूत्र तथा वीर इसी मार्ग द्वारा शरीर से बाहर आते हैं। अब देखिए मूत्र मार्ग, ये मूत्र मार्ग है, इससे यानी पूरा देखिए आप यहाँ से जो मूत्र यानी यहाँ होता है मूत्राशय, यहाँ पर एकत्रित ऐसे थैलीनुमा संरचना में एकत्रित होता है। ये होती है मूत्र वाहिनियाँ जो यहाँ पर एकत्रित करके रखती हैं मूत्र को। और फिर एक यहाँ से देखिए, यहाँ से जो दोनों मिलती हैं, यहाँ से वीर्य यानी शुक्राणु और यहाँ से मूत्र यानी एक ही नलिका पकड़कर यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो भाई कह रहे हैं कि मूत्र तथा वीर्य इसी मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकलते होते हैं। यहाँ पर देखिए शुक्राशय से यानी शुक्राणु यानी वीर्य का निर्माण होना है, तो वो भी कहाँ मिलेंगे, इसी नलिका में मिलेंगे। और यहीं से क्या निकलेगा अपना मूत्र, तो मूत्र कहाँ से, मूत्र मार्ग द्वारा यहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर बात की जाए इसकी, अगला पॉइंट है, अगला जननांग क्या है, सिसन। आप देख सकते हैं सिसन, यहाँ लिंग बोलते हैं, इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं, सिसन बोलते हैं। इस पूरे भाग को सिसन या लिंग बोलते हैं या पेनिस बोलते हैं। ठीक है, पेनिस होता है, क्या बोलते हैं, पेनिस भी कहते हैं। तो पेनिस यह मैथुन अंग होता है, क्या होता है, यह बाहरी वाला एक मैथुन अंग होता है और कोमल अंग होता है। यह वृषण कोषों यानी वृषण कोषों के मध्य स्थित होता है। किसके अंदर, वृषण कोषों के मध्य स्थित होता है। सिसन के मध्य से मूत्र मार्ग गुजरता है। देखिए आप यहाँ पर देखिए क्या है, सन के मध्य से मूत्र मार्ग गुजरता है, सन के मध्य से मूत्र मार्ग गुजरता है जो सिसन के अग्र छोर पर खुलता है, जो सिसन के अग्र छोर पर खुलता है। फिर बात की जाए तो मूत्र मार्ग द्वारा ही वीर्य के साथ शुक्राणु बाहर आते हैं। तो देखिए आप यहाँ मैंने बताया कि यहीं से शुक्राणु और यहीं पे मूत्र मार्ग, उसी से देखिए यहाँ पर दोनों, यहीं से मूत्र और यहीं से शुक्राणु साथ में निकल कर आएंगे। तो ये तो हो गए हमारे सहायक जनन। अब हम जानेंगे सहायक ग्रंथियाँ क्या होती हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिए दबा के। चलिए देखते हैं सहायक जनन ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। हमने पढ़ा भी है प्रोस्टेट, काउपर्स और पेरिनियल ग्रंथियाँ, तो इनके बारे में हम जानते हैं। तो आइए देखिए, तो आइए अब देखते हैं हम सहायक जनन ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। हमने पढ़ तो चुके हैं, कौन कौन सी बताई हमने, प्रोस्टेट, काउपर्स और पेरिनियल ग्रंथियाँ, ये सब सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। तो चलिए देखते हैं पहली ग्रंथि कौन सी है, प्रोस्टेट ग्रंथियाँ। पहली ग्रंथि कौन सी है, प्रोस्टेट ग्रंथियाँ। तो प्रोस्टेट ग्रंथियाँ होती क्या है, तो यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के अधर तल पर स्थित होती हैं। कहाँ स्थित होती हैं, मूत्र मार्ग के अधर तल यानी तल पर स्थित होती हैं। यह अनेक पिंडों की बनी होती है, कैसी, अनेक पिंडों की बनी होती हैं। फिर बात की जाए तो इस ग्रंथि से हल्का क्षारीय तरल स्रावित होता है। क्या होता है, एक हल्का क्षारीय तरल स्रावित होता है जो देख सकते हैं आप, जो मूत्र मार्ग की अम्लता को नष्ट करता है, जिससे शुक्राणु क्या होता है, सक्रिय बने रहते हैं। मूत्र मार्ग की अम्लता को नष्ट करता है जिससे शुक्राणु सक्रिय बने होते हैं। अब बात की, जैसे आप जानते हैं कि मूत्र मार्ग यानी यूरिया किससे बनता है, तो किसमें, या क्रस्ट में होता है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। तो कैसे होते हैं, उनमें अम्लता पाई जाती है, इसको नष्ट करने का काम कौन करती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। यानी मूत्र मार्ग की अम्लता को नष्ट करने का काम कौन करता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि करती है। फिर बात की जाए अगली ग्रंथि कौन सी है, काउपर्स ग्रंथियाँ। कौन सी, काउपर्स ग्रंथियाँ। तो ये होती क्या है कि ये ग्रंथियाँ एक जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं, केवल एक जोड़ी यानी 2 होती हैं, तथा मूत्र मार्ग के दाएं बाएं स्थित होती हैं। कहाँ है, मूत्र मार्ग के दाएं बाएं स्थित होती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये सब, यहाँ पर ये मूत्र मार्ग के दाएं बाएं स्थित होती हैं जी। यहाँ पर देख सकते हैं आप सब में ये ग्रंथियाँ क्या हैं, सब काउपर्स ग्रंथियाँ और प्रोस्टेट ग्रंथियाँ सब, ठीक है, दाएं बाएं स्थित होती हैं जी वाली हैं, काउपर्स और जी फिर स्थित होती हैं। ये ग्रंथियाँ मैथुन से पहले एक क्षारीय एवं चिकना तरल स्रावित करती हैं। मैथुन के समय एक क्षारीय और तरल चिकना द्रव स्रावित करती हैं, जो क्या करता है कि स्रावित करती है, यह मूत्र मार्ग की अम्लता को तो समाप्त करता ही है तथा योनि मार्ग को चिकना बनाता है।
मैथुन के समय यानी संभोग कह सकते हैं, संभोग के समय जब संभोग करते हैं तो उसमें जो अम्लता को समाप्त करते हैं, यानी कि मूत्र मार्ग जो क्या करता है, जो काउपर्स ग्रंथियाँ होती है, एक चिकना पदार्थ स्रावित करती हैं जो योनि मार्ग को कैसा होता है, चिकना बनाता है, जिससे बनाकर मैथुन में सहायक है, जो मैथुन करने में सहायता करता है। फिर अगली है पेरिनियल ग्रंथियाँ। क्या होती हैं? पेरिनियल ग्रंथियाँ। तो एक जोड़ी ग्रंथियाँ मलाशय के पास स्थित होती हैं। कहाँ पर? एक जोड़ी ग्रंथियाँ मलाशय के पास स्थित, मलाशय के पास स्थित होती हैं। ठीक है, एक जोड़ी ग्रंथियाँ मलाशय के पास स्थित होती हैं और इनसे स्रावित रसायन विशेष संभोग उत्तेजक होता है, गंध प्रदान करता है। विशेष संभोग उत्तेजक गंध प्रदान करता है। कौन सा ग्रंथियाँ से निकलता है? पेरिनियल ग्रंथियों से निकलता है। ठीक है, तो ये सब हमारी ग्रंथियाँ हो चुकी हैं। फिर अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को लाइक बिल्कुल दबा के कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट बनाए रखें अपना। तो आइए ऐसे ही आपको और वीडियो लाकर दूंगा जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब इसके बाद स्त्री जनन तंत्र के बारे में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।